रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस। दुबई में अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। दुबई के अंदर अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में फंसे हुए हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या फिर F&B इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर हमजा, जो कि डोनट मीडिया के फाउंडर हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इनसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये F&B इंडस्ट्री में फाउंडर्स की हेल्प कर रहे हैं, या आप में से जो भी लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक जेन्युइन आपको एडवाइस मिलेगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मिस्टर हमजा, मैं लिख कर लेकर आया हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक रिलेवेंट टॉक हो, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बात करते चले जाएंगे तो मतलब कहीं बहुत, भी हाँ। बिल्कुल। तो अच्छा, बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि क्यों सिर्फ F&B एंड रेस्टोरेंट में, डिजिटल में तो आप बहुत चीज़ें कर सकते थे, सही है ना? तो आपका क्या बैकग्राउंड रहा और क्यों आपने इसको, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप आए? तो देखो, मैं आई ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, इंटरेस्टिंग। बट यहाँ तो ऐसे होते हैं जॉब्स इंजीनियर्स के लिए, इट्स क्वाइट लो पेइंग। तो आई वर्कड फॉर अ ईयर एज एन इंजीनियर, बट उसके बाद मेरा ख्वाहिश हुआ कुछ स्टार्टअप करने का। तो मी, माई ब्रदर और एक और मेरे नेबर थे, हम तीनों शुरू किए एक स्टार्टअप फॉर F&B, उनका ओके। डायनामिक प्राइसिंग ऐप। तो दिस वाज लाइक जब सिर्फ एंटरटेनर कंपटीशन था और कोई नहीं था। दिस वाज बैक इन 2015 2016। हम क्या करते थे, जब रेस्टोरेंट्स हैव एक्स्ट्रा फूड लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे, या 4 बजे जब उनका लंच हो जाता है और खाली द रेस्टोरेंट्स एम्प्टी, उस वक्त वी अलाउड द रेस्टोरेंट्स टू चेंज देयर प्राइसेस इंस्टेंटली. So it was like a Twitter platform for restaurants. They could just say 20% off sandwiches, 60% off salad. Salad ऐसा चीज़ होता है जो it gets bad very quickly. तो ये अच्छा चला, बट 2019 में हम इसको बंद कर लिए just before COVID, because it was not, we did not have a strong tech stack. हमारा टेक को फाउंडर भी इतना सॉलिड नहीं था उस वक्त. We had a few restaurant clients who said, hey, we like how you guys do your social media marketing, why don't you do it for us? तो उस वक्त से ये शुरू हुआ. इन लाइक आई स्टार्ट थिंकिंग कि शायद हमें ये सोशल मीडिया में कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया उस वक्त बहुत स्ट्रांग था. वी हैड गुड ग्रास्प ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. मैं उस वक्त ही ग्रेजुएट किया था, तो मेरा कनेक्शंस भी थे यूनिवर्सिटी से. फिर कोविड आया, हम वी completely shut down the app. We made a new license and my two partners left. They already left back in 2018, तो उस वक्त 2019 तक मैं अकेला था उसमें. 2020 we started new for Donut Media as a social media marketing agency. मेरे contacts F&B में थे, मैं 2016 से F&B industry में था. So it seemed logical, instead of like every other agency that does everything, we decided that I decided I'm going to focus on social media, and that too only for restaurants. क्योंकि ये मेरा strength था, so it didn't make sense to try and do 10 other things when you can do one thing really well. That was how this began. दुबई की जो रेस्टोरेंट की जो मार्केट है F&B, आप इसको क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या, किस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेसेस में, और किस सेगमेंट में बहुत अच्छा चीज़? क्यों मैं समझता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, इटालियन है, बहुत डिफरेंट निश में इसमें हैं चीज़ें। तो रेस्टोरेंट्स, it's a huge market honestly. एक तो है कि a lot depends on the location. अगर तुम मेन एरिया में हो, अगर मोटर सिटी सिलिकॉन ओएसिस में, which are more residential, if you're in Dubai Hills, if you're in a key mall, तो हर रेस्टोरेंट का like opportunity differs based on वो ब्रांड का स्ट्रैटेजी क्या है. I think it's important for restaurants to understand is कि even if you come to a place like Dubai Mall and you have all the money and you open a restaurant, it does not mean it's going to work. Okay. थोड़ा strategy रखना है to figure out तुम्हारा audience कौन है. Are you going to rely mostly on tourists, on recurring residents to come in? What kind of cuisine there is, what kind of cuisine are you offering, तुम्हारा competition कौन है mall में या जो भी location में. तो to answer your question, yes, there is a lot of scope because people have a lot of disposable income in Dubai. That's well known. And जो लोग who don't like party or have alcohol, उनके लिए और क्या है, restaurants है. So restaurants in Dubai also focus a lot on experience. It's not just about the food.
तो बैठने का कैसा है और क्या हो रहा है, कुछ सेटिंग है रेस्टोरेंट में, कोई कुछ ड्रामा कर रहा है, डांस कर रहा है, ऐसे करते हैं रेस्टोरेंट्स में यहाँ. तो बिकॉज पीपल हैव डिस्पोजेबल इनकम हियर, there's different kinds of people here from all over the world, different income streams as well. There's a lot of scope on what you can do as a restaurant owner, how you can operate, how you can give to the people what they want. कुछ लोग बोलते हैं अच्छा शेफ़ होगा रेस्टोरेंट चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं. तो क्या मेन रीज़न आप समझते हैं रेस्टोरेंट के ना चलने के, और क्या वो गलतियाँ करते हैं? क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव सा लगता है ये रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करना है. हाँ, अब पता है क्या, ये एक बहुत ताज्जुब की चीज़ है, which you'll also find in Dubai. Chefs खराब हुए, chefs may not be so good, they might not be the best, but still the restaurant is running. So that comes down to the fact कि it's not just about the food. I mean, हम सोचते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ से भी आए हैं, कि खाना अच्छा है तो रेस्टोरेंट चलेगा. Dubai is not like that, to be honest. यहाँ experience matters a lot. And you said एक्सपीरियंस किस चीज़ में? experience as in जब तुम जाके बैठते हो, how are you made to feel? How do you feel? लोग कैसे तुमको वेलकम कर रहे हैं? What else? How is the ambience? Are there too many kids? Is it noisy? If you look at Cheesecake Factory, I don't like their food. That's my personal opinion. Someone else may like it, right? But it does so well. It does so well because it's one of the first restaurants in Dubai that mastered the dark restaurant dining concept. बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ. It's not like most other restaurants, sunlight, light. नहीं, they are like very dark. And कोई लोग को वो पसंद है. That's a small example of the experience you're providing. And that goes beyond how the waiters are treating you, but like the overall experience of the location and the vibe. And I find like Cheesecake Factory doing this way early on, like way before Abhi. There was a huge restaurant boom after COVID when so many people started coming to Dubai. Cheesecake Factory has been doing what they're doing since the 2010s, or even earlier than that. So I think they are a good example where the food, in my opinion, is average, but the experience is so different that you'd want to visit. तो वही बात है कि in Dubai it's not just about food. You can find good food in a lot of places. In the most unlikely of places, Karama mein, Satwa mein, if you're looking at the right kind of food, you'll find, but people are not going to spend a lot in Karama, even if you have the best food. So Dubai mein, you can really charge a lot from your customers, even if your food is not so great, if your experience, your setting is something different. Or you can have the best chef and still not work out the formula, because you're in a wrong location, you're not investing enough in your experience, you're not investing enough in marketing. So yes, all of these factors come into play in what makes a restaurant work. इंडिया के बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने दुबई के अंदर बिजनेस ओपन किया है. ये कह के कि वो तो 5-10 साल से 20 साल से 25 साल से इंडिया में कर रहे हैं, समझते हैं हमें नहीं चाहिए कंसल्टेंट, हम सब कुछ खुद कर लेंगे. तो अब उनका क्या हुआ आगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आप उन लोगों के लिए क्या है, मतलब वो ऑब्वियसली सी बात है, उसमें से कुछ लोग कामयाब होते हैं, उसमें से कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं. तो कैसे डिफरेंस है हमारी इंडिया की मार्केट F&B इंडस्ट्री की और दुबई की? एक्चुअली बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखो इंडिया में ऐसा होता है कि यू गेट योर फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम, यू हैव योर ओन सप्लायर्स, so you can guarantee freshness. ऐसा है. दुबई में nothing is made यहाँ, everything is imported. तो import का quality कैसा है, suppliers कैसा ढूंढ रहे हो. I feel like that is one aspect of the food quality that you definitely need a consultant for, to help you find the right supply chains, suppliers, to help you negotiate the price. If you don't want to hire a consultant, then take it, come here and spend some time in the market to figure out, talk to many people, go to exhibitions. This is something that people can do themselves. But कोई लोग ऐसे सोचते हैं, I will import my food from India. जो मेरा supplier है वहाँ, मैं यहाँ I'll get them here. दिल्ली की मिर्ची लाएगा. हाँ, दिल्ली की मिर्ची लाएगा, दिल्ली का गोश्त लाएगा, ये सब. And उसमें logistic costs become insane, and you cannot maintain that. You cannot. I know. Personally, I know, I'm not going to say the names of who, but I know people like from Bombay who've come, these biryani shops. Yahan aaye, and exactly they've done that. They've gotten their own suppliers from India, but logistics and food costs isse nahi maintain hota hai. So you have to find local suppliers. That's one thing. Second thing is ke India mein abadi aisa hai that whatever you do, it's going to work. Yahan aisa nahi hai. Yahan the population is less, but the population is more wealthy.
So you have to figure out the right strategies, whether that's business strategy, marketing strategy, menu strategy, location and experience strategy, to extract that wealth from a few people. तो यही फ़र्क होता है इंडिया में और दुबई में. इंडिया में लोग बहुत हैं and they have okay purchasing power, you know, but यहाँ लोग बहुत कम हैं and they have high purchasing power. They can spend a lot. तो वो figure out करना how to, you know, get a high ticket value item from your experience is like the most important thing, which many people I see when they come from India, they don't have that ingrained in them. They don't think like that क्योंकि उनका पूरा way of operating in India is completely different. अच्छा खाना दो, लोग आएंगे. यहाँ ऐसे नहीं चलता है. यहाँ अच्छा खाना दो, experience अच्छा दो, और you have to find ways to extract more from your customer, but of course giving him a good experience, good menu, good food. ऐसा नहीं है कि, you know, you serve bad food and you extract as much as you can. That's predatory. But if you do it smartly, where the customer also feels like, yes, I'm getting a good deal, I'm getting a good experience, why not? I'll pay more. ये ऐसा होता है यहाँ, क्योंकि you know मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो बॉम्बे या दिल्ली से न्यू आते हैं यहाँ. हम लोग सोचते हैं यार ये दिस बिरयानी फॉर 80 dirhams, मुझे तो ये मिल जाएगा करामा में 20 dirham के लिए. Why should I pay? And people in India think like that, which is fair. And an operator in India will also operate for these kind of people. But जो दुबई में रहते हैं, जो यहाँ रहे हैं 10 साल से, जिनका इनकम वैसा है, जिनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि they don't just want to go to a karama, eat in the side of a restaurant, outside बैठ के स्टूल में बैठ के खा रहे हैं, but उनको थोड़ा अच्छा कहीं जाना है, फैमिली के साथ जाना है, इम्प्रेस करना है, तो उनके लिए you have to cater to them. And there's a different way of doing so. रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर जो बिजनेस ओनर होता है डिफरेंट एक्सपेंसेस रखता है, बजट बनाता है. आपको क्या लगता है कि उसके बिजनेस के सक्सेस के लिए, रेस्टोरेंट के बिजनेस सक्सेस के लिए सबसे बड़ा जो बजट का पोर्शन है उसको किस चीज़ के लिए रखना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, ऑपरेशंस होते हैं, मार्केटिंग होती हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. आपको क्या लगता है सबसे बड़ा पोर्शन उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उसको रेस्टोरेंट का 2x 3x 4x ग्रोथ मिले? I think इसका कोई सीधा आंसर नहीं है. It depends on your stage. If you're coming new, you should, you know, in the first 6 months, I think you should put that in getting a good consultant to help you with the suppliers. Yeah, if you know some suppliers, figure out your taste, which is important. Your food taste, that's the most important thing in the beginning. Location, lease, business setup, ये सब important होता है शुरू में. तो maybe your 100% of your, you know, your budget should go there. खुल गया restaurant. By the way, another thing which people don't factor in when they open restaurants here, यहाँ HSC contracts, HSC, and when you open your restaurant, HSC माने हुआ health, safety, yes. all of this, and when you open your restaurant, takes a lot of time. Contractor अच्छा ढूंढो who knows what he's doing with the restaurant, नहीं तो you will get the lease for, you know, 1 year, and you will project कि 3 महीने में I'll start, या 1 महीने में I'll start. 1 महीने तो कभी नहीं होता है unless you take on a running restaurant. If you're getting a shell and core, you're getting a contractor, make sure your contractor knows what he's doing and he can actually help you start the restaurant in 3 months. There should be clauses in his agreement that say we will penalize you or reduce your retain contract, his payout if it goes delayed. तो ये बहुत important होता है शुरू में, which people don't factor in. क्यों इंडिया पाकिस्तान में सिंपल एक होना है, यहाँ बहुत rules हैं, बहुत कानून है, so there's a lot of conditions. Anyways, उसके बाद once you're running, I think it's important to put a lot of effort into your waiting staff. उन लोग कैसे serve कर रहे हैं, क्या are they upselling correctly? Talk to your customers, understand वो क्या कर रहे हैं. At this stage of a restaurant, within the first year, it's not time to scale up with marketing. You know, marketing आता है after like 6 months or after 1 year. Once you've figured out the foundations, who you're serving, who your customers are, recurring कौन होंगे, repeat कौन होंगे, and who are your one-offs, how do you sell to them both in the right manner, then you get then on, you know, in the second stage of your restaurant, then you employ your marketing budget to then scale both channels, and then the third channel, which could of course be delivery and takeout and all of that. So yeah, to answer your question, there's no fixed percentages. It really depends on where you are in your restaurant stage and what makes sense. दुबई में फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ नॉर्थ इंडियन का, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट मैं अभी ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ. सही है. तो आप मेरी कैसे हेल्प कर पाएंगे इसमें? तो अगर ऐसा होता है, मोस्ट रेस्टोरेंट्स आई सी दैट हैव नॉट रीच्ड OPEX break even, not CAPEX का. CAPEX takes 3 years normal, 2 to 3 years. OPEX का, if you're not breaking even, it's 95% of the time it's because of your food cost and your pricing. तो लोग क्या करते हैं, they let their managers run everything and they're paying their managers, you know, 3K, 4K, 5K. बंदा कितना करेगा? His job is to make sure कि सारा the operations in the restaurant is going well. His job is not to maximize profits for you, right? In the beginning,
a lot of people who shut down the restaurants in the first 2 years, उनका क्या होता है कि उनका food cost बहुत high है, उन लोग aggregators में बहुत they're putting high offers, तो उनका revenue ज़्यादा लग रहा है, but उनका profit कम हो रहा है. ऐसे में restaurants बहुत देखा हूँ, 2 साल क्या 5 साल तक they are not breaking even on their OPEX, even they're making good revenue. Whether it's North Indian, Arabic, it doesn't matter. Really, if in 2 years you're not breaking even, it's 95% of the time to do with your unit costs. Your food is too expensive, you have too much staff, you have a huge location that is not serving enough people for its location size. So it's normally with those fundamentals that have gone wrong, because of which in 2 years time you're not making even on your OPEX. जो भी लोग रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ वो आते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं. पेड कैंपेन हो गए, गूगल्स एड्स होते हैं, उसका इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं. आपको क्या लगता है कि क्या बेस्ट है उनको अपनी ब्रांडिंग के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? Again, it depends completely on your location, your cuisine, your price point, things like that. So if you're, let's say, a North Indian restaurant in Karama or Oud Metha, something like that. So, okay, Oud Metha, Karama are two different locations. Karama has high foot traffic, Oud Metha has families traffic. So if Karama mein ho, I feel like you should, focus more on Google. Okay, I want to add something. Let's suppose one North Indian restaurant here in Karama and another restaurant in Dubai Mall. Dubai Mall. No, achha. so let's and the third one in Marina, same North Indian. So how will you just plan this marketing? So, acha, Karama mein hai, you're gonna do good with foot traffic. So really, digital marketing, you don't need it so much. You really need to have your price points right. You really need to have a good menu and have good designs. So that's more of an emphasis on branding, and put that good design outside your restaurant wall. तो जब लोग pass by कर रहे हैं उनको दिख रहा है करक समोसा या जो भी items है chicken जो भी है for this much dirham, and they'll come and buy it. Another good thing that a restaurant Karama can do is invest in Google Maps. क्योंकि a lot of people when they are in the metro, they just get out and they want something to eat, उन लोग वो type करते हैं Google Map में कहाँ जाओ. Whereas someone who's in Dubai Mall, they're not searching before going to Dubai Mall on Google Maps. They are searching in a different way. They're looking at influencer posts. They're saving, ठीक है, Dubai Mall, these are the restaurants I need to visit based on what influencers are saying. So for a restaurant, Karama, I think Google Maps, minimal social media, just social media presence makes sense. For a restaurant in Dubai Mall, more social media presence, lesser on Google, but I wouldn't say zero on Google. I would say lesser emphasis, more emphasis on social media would make sense. And that includes campaigns, content, influencers, all of this. Now, Marina is a completely different story, because Marina mein hai Indians, but kam hai. In proportion to the other demographics that are there. So a restaurant that is solely Indian in Marina, okay, so there's Marina. मुझे लगता है बर्शा की साइड से काफी लोग उधर भी इंडियन रहते हैं, वो शायद कुछ ट्रैवलिंग करते हैं. वो जाते हैं JBR type. They wouldn't go to like the buildings in Marina. Buildings in Marina cater more towards like just singles and executives जो वहाँ रहते हैं. So it would be a bit different. So you'd have two kinds of restaurants. Those that are a little bit like, just serving the community kind. People are not going to come from Barsha to go to Marina. They are going to go from Barsha to JBR, the walk. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे Airbnb काफ़ी हैं, और Airbnb में काफ़ी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत आते हैं. वो भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि somehow वो भी शायद कुछ ऑनलाइन food delivery वगैरह. But it's not too common to have people from other places in Dubai. So it's very important that when you're opening a restaurant, you have to figure out तुम्हारा audience कौन है. तो इस लिहाज में with Marina, your audience is a lot of tourists who are coming in, right? So tourist का marketing थोड़ा अलग होता है. Of course, you have to be on social media, but then beyond social media, Google Maps, you have to think about going on TripAdvisor, on Zomato maybe, on Russian sites भी होते हैं, 2GIS or other Russian blogs, to kind of feature yourself more there. And that would help people more. That would help restaurant owners more in tourist heavy parts of town, and parts of town where the walking by demographic would not necessarily be so keen to try your food. Just like if you open in Karama, वहाँ तो ज़्यादातर माने Filipinos and Indians हैं, and both of them are willing to try Indian food. Whereas अगर Russian, European हैं, they're lesser likely to try European. So you can't rely on foot traffic alone in Marina as much as you can in Karama. So in Marina, you have to have a more wider digital marketing approach.
you have to go on these more niche sites that are used by tourists, not only Google Maps and social media, Instagram. आपको क्या लगता है दुबई के अंदर रेस्टोरेंट चेन चलाना इजी है या फर्स्ट टाइम किसी ने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया उसके लिए इजी है? अरे दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि रेस्टोरेंट चेन, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रेस्टोरेंट चेन कोई बंदा यूरोप में है, उसकी यूके में है, यूएस में, इंडिया में भी लेके बैठे हुए हैं काफ़ी सारे, अब वो शिफ्ट करना चाहते हैं दुबई के अंदर। एक तो ये हो गया, एक दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ऑलरेडी नया स्टार्ट करना चाहता है, जैसे मैं हूँ, मैं एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखो अगर इफ़ यू नॉट गोना बी सो इन्वॉल्व्ड, डेफिनेटली रेस्टोरेंट चेन, उसका ब्रांडिंग है, उसका मेन्यू है, उसका ऑपरेशन है, उसका सब है, सप्लायर्स भी होंगे प्रॉब्ली, दे विल हेल्प यू एटलीस्ट। और लोग कहते नहीं अरे यार वो मेरा रेस्टोरेंट आने वाला है दुबई के अंदर, मुझे बड़ा पसंद है वो, हाँ, वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत चलता है, भी चल जाता है। So that is the deal when you're opening a chain. But if you're opening your own, if you're going to be very involved and you're like very, ठीक है मुझे बहुत स्पेशलाइज करना है, मुझे शायद सिर्फ वीगन नॉर्थ इंडियन चिकन का क्या उसको बोलते हैं, लाइक वी वांट मेक सम यूनिक कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कुछ करना है, तब चलेगा। ऐसे हैं रेस्टोरेंट्स करामा ऊद मेथा में दैट हैव बीन स्टार्टेड बाय पीपल हियर। हमने वो सुना था, वो नज़ीर आया था दिल्ली का, नज़ीर असलम चिकन, ये सब हमने खाना खा चुके हैं। हाँ। दिल्ली में सब कहा तो अरे नज़ीर आ, तो अपना दिल्ली वाला खाना मिलेगा। तो दिल्ली की कम्युनिटी जाती है वहाँ, जो नॉर्थ इंडिया की। Like you said, I mean, I think it's easier to probably do a restaurant chain coming from abroad than to open your own restaurant here. 100%. जो हमारे आजकल भी ज़्यादातर लीड्स आते हैं, वो ज़्यादातर हमारे बाहर के आते हैं, they are always like bringing in chains. People who are we rarely get leads of people who are opening up here from scratch. होता है जो जिनका ऑलरेडी रनिंग है वो हमें अप्रोच करते हैं, बट जो नए रेस्टोरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आजकल चेन्स ही आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, ई कॉमर्स में देखते हैं हम, अमेज़ॉन है, नून है, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हैं लोग। उसी तरीके से फूड कॉमर्स में मान के चलिए लोग रेस्टोरेंट लिस्टिंग करते हैं और लोग ऑर्डर नून के थ्रू भी और तालाबात वगैरह के थ्रू बुक करते हैं। आजकल बहुत सारी ऐप्स वगैरह आ गई है। तो क्या अब जाहिर सी बात है, अगर मैं पिज़्ज़ा बेच रहा हूँ तो कितने सारे पिज़्ज़ा वाले हैं सर्च कर रहे हैं, कितने सारे लोग आएंगे, बिल्कुल मेरा रेस्टोरेंट टॉप पे कैसा आएगा उनकी सर्च पे, उस लोकेशन पे? इसका कुछ बताओ तरीका। और आई वांट टू नो द हैक ऑफ एसईओ। अच्छा, इसका एक तरीका है नॉन एसईओ, पैसा दो। अच्छा, हाँ और क्या, दीज आर फॉर प्रॉफिट एप्स, इनका कोई सीक्रेट नहीं है। इफ यू पे देम दे विल लिस्ट यू हायर, सिंपल एज दैट। बट पिज्जा इज वेरी कॉम्पिटिटिव, तो उसमें एसईओ करना मुश्किल है। बट लेट्स से इफ यू आर डूइंग like even within pizza you're doing really good prawn pizzas, or you're focused on seafood pizzas, so then you can rank higher based on if you have a specialty. So let's say if you're launching empanadas, it's an Argentinian dish, a Latino dish, ठीक है, like sandwiches, it's easy for you to rank क्योंकि बहुत empanada restaurants नहीं है। तो so yes, there is SEO on aggregators. More than that, you have to really structure your aggregators well to have bundles, combos, be aware of the market trends. आजकल combos बहुत चलता है, combos for 1, combos for 2, family combos, ऐसा रखो, make your pricing attractive, ensure कि your food is good so you get good reviews. General, good practices of maintaining your e-commerce platform, whether it's Amazon, Noon, or it's Talabat, Smiles, Keeta, whatever. Follow those general practices, get good reviews, have good product images, things like that. And then if you are specialized in your cuisine, it's easier to rank. If you're not specialized, it's a bit harder. मैंने कुछ इंस्टाग्राम चैनल पेज देखे हैं उनके, वो सिर्फ फोटो डालते हैं, सिर्फ फोटो दिखेंगे बढ़िया सा, उन्होंने एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर, बस वो फोटो खींचते हैं, कुछ नहीं। एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इंस्टाग्राम को मैनेज करने के लिए एक रेस्टोरेंट वाले के लिए? पता है बेस्ट क्या है? एंड a lot of the answers I've given, I've said it's based on where you are, what you're doing, right? But Instagram में एक चीज़ है which will trump everything, and that is if the owner himself goes on, picks up a camera and starts talking about his day, and he says personal branding. Personal branding with the owner or the chef or a key member of the restaurant, and this will apply to any category of restaurant across all, अभी हम बहुत बात किए, हम बोले दुबई मॉल के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, करामा के लिए अलग है, मरीना के लिए अलग है, but this thing, if you really pick up a camera and just start talking about your day, it's going to have the best impact on your socials. And देखो, if a restaurant Karama is just putting up pictures, that's good enough, कि इनके लिए foot traffic चाहिए, but a restaurant Dubai Mall doing that, not going to work. रिव्यू 3 तरीके के रिव्यूज़ होते हैं,
अपने फूड के देखें, एक तो जो गूगल पे डाल रहे हैं, तलाबात में डाल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, एक रिव्यूज़ होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर आके बोलते हैं, सही है ना, और बड़ा मज़ा आया खा हर के, चीज़ सही बड़ा है। मज़ा आया। तीसरा है एक कस्टमर वाला, कस्टमर। तीनों में इजी कौन सा है, चैलेंजिंग कौन सा है, इफ़ेक्टिव कौन सा है, और किस तरीके से इसको इफ़ेक्टिव वे से, मतलब अच्छे तरीके से एक बिजनेस ओनर रेस्टोरेंट का इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। अच्छा, कस्टमर और गूगल मैप रिव्यू में फ़र्क क्या हुआ? नहीं, मैं गूगल की बात नहीं, कस्टमर का मतलब है जो कि गेस्ट आया है, रैंडम गेस्ट अच्छा खाना अच्छा, आया है, और वो बोला बिरयानी कि खा के आया है, हाँ, हाँ, वो बोल रहा है। वो बोल रहा है। एक तो गूगल का हो गया ना, सिंपल गूगल का। सिंपल का। हाँ। तो सवाल क्या है? एक गूगल। वो समझ में आ गया, पर फिर सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट रिव्यू कौन सा है, अच्छा वन अच्छा। बेस्ट रिव्यू रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है गूगल रिव्यूज, तालाबाद रिव्यूज। सेकंड ऑप्शन है इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया आपने और उसने बोला उसकी ऑडियंस है। थर्ड, जो कि एक कस्टमर आया, खाया रैंडम और उसने फीडबैक दिया। अगेन वो बहुत टफ है, इजी नहीं है, सही है। तो इनमें से बेस्ट कौन सा है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। देखो, आई थिंक यू नीड ऑल थ्री। यू नीड जो कस्टमर आया, जो ही इज़ हैप्पी, टेल हिम गो ऑन गूगल एंड राइट रिव्यू फॉर मी प्लीज़। क्यों नहीं करेगा इफ ही इज़ रियली हैप्पी? इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हर चीज़ को प्रेज करेंगे, बट इन्फ्लुएंसर्स का ये इंपॉर्टेंस है कि उनके पास रीच है और वो दिखा रहे हैं खाना कैसा है इन अ वे दैट यू आर नॉट गोइंग टू शो इट। यू आर गोइंग टू शो इट इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी, दे आर गोइंग टू शो इट इन आईफोन फोटोग्राफी, लाइक अ POV। मैं खा रहा हूँ, मेरा ऐसा है। So influencer reviews are important. A lot of people think, restaurant owners and operators are like, they think यार influencer तो हर restaurant में जाता है, हर किसी का अच्छा बोलता है. Point is not like, when I'm watching as a consumer, I'm watching influencers talk about something. I'm not really hearing what he's saying. Oh, it was the best I've ever had. नहीं, मैं खाने को देख रहा हूँ. उसका जो angles है, it's going to be very different from, what you do professionally, camera के साथ कैसे करोगे. It's different from, how influencers do it. So I would say all three are important. And again, it depends on where your restaurant is. If you rely a lot on foot traffic, then you want to hear customers talking good things about you. That means that he's going to go and he's going to tell his friends. असल में बहुत सारे कस्टमर मानते भी नहीं है ना कि रिव्यू देने के लिए पब्लिक ब्रांड। क्या हम उनको कोई डिस्काउंट, कुछ आपको लगता है रेस्टोरेंट डिस्काउंट देते हैं कि यार हमारे लिए वीडियो बनाओगे तो हम आपको डिस्काउंट, लगता है ये चीप होता है थोड़ा सा। हाँ, देखो, ये रेस्टोरेंट लोग नहीं, they shouldn't be asking customers. हाँ, they shouldn't be asking that for free. ऐसे डिस्काउंट तो कभी नहीं देना चाहिए. नहीं तो you become a discount. हाँ, unless you're tying it with like अभी न्यू ईयर्स है तो हाँ हम डिस्काउंट दे रहे हैं न्यू ईयर्स की वजह से. सिर्फ कस्टमर को आके रिव्यू डालने के लिए डिस्काउंट नहीं दे रहे, बट यू कैन गिव हिम अ फ्री डेजर्ट, यू कैन गिव हिम अ फ्री समथिंग. क्यों, देखो, if you give a customer a discount, he perceives you as a discount brand. If you give him a sweet treat that he didn't expect, he perceives it as, oh wow, मैं यहाँ आया खाया and I got something more than what I expected. That is a better, psychologically, that is a better output than getting a discount, because discount पे वो सोचेगा अगले बार में मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैं लोगों को बोलूँगा जाओ वहाँ खाओ तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा. तो that's not like the ideal scenario. The better thing is कि he gets a free something, whether that's a free drink, a main course, जो भी है. But शू में नहीं बोलना चाहिए, because then it's gonna hurt your word of mouth. Okay, before you start your meal, you get to know, okay, if I say good things about this restaurant, I'm going to get a free something. नहीं, बाद में customer कहता है मुझे ये बहुत पसंद आया, and then you tell him please put a Google Maps review, and बाद में without even telling him, you just bring it and give him a dessert and a tea. He'll be so happy. He will tell all his friends about this, and not in a bad way for the restaurant, like hey, they will give me a discount. No, like, I was treated so well, I love the food, and then they surprised me with this. So I think that should be the goal in terms of reviews. दुबई में 2 लोग आए हैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए, एक आया है 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर और एक आया है 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर, सही है। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन वाले ने आपको अप्रोच किया, कहा कि आप मेरे लिए ऐसा क्या करेंगे कि मैं ये जो 10 मिलियन वाला है ना इसको भी बीट कर दूंगा मैं। तो ऐसा, क्योंकि जो 10 मिलियन वाला है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा है, तो आप उसके साथ ऐसा क्या करने जा रहे हो 1 मिलियन का, क्योंकि आप उसको 10 मिलियन वाले को भी बीट कर दोगे। गुड क्वेश्चन। आई थिंक अगर ऐसा कोई है जो 1 मिलियन 10 मिलियन का चीज़ है, फर्स्टली दे विल नेवर ओपन इन द सेम एरियाज. सो जो 1 मिलियन वाला बंदा है, ही नीड्स टू फोकस ऑन हिज फूड क्वालिटी, नंबर 1. He needs to focus on where, again,
it seems like a lot of things I'm saying are kind of being repeated. No problem. हाँ, No क्योंकि problem. मुझे लग रहा है कि भाई अगर 1 मिलियन बंदा है, फॉर एग्जांपल ही कैन नॉट गो टू एनी मॉल. मॉल में तो आधा मिलियन तो रेंट ही लग जाता है, मिनिमम आधा मिलियन से ज़्यादा ही रेंट लगेगा. आधा मिलियन मैं फूड आपसे कोर्ट. बोल रहा हूँ स्मार्ट स्ट्रेटजीज. हाँ. वो क्या कर सकता है वो कि क्या, हाँ वो क्या कर सकता है, he can do two things with 1 million. One, he can open many cloud kitchens. हम्म, And again, one cloud kitchen is a mistake. Many is not. One cloud kitchen, mein, your costs are going away completely with Talwad. With many cloud kitchens, you have volume. Now, again, you need to get firstly, 1 million guy or a 10 million guy should get a good restaurant operator. Someone who can ensure that, things are moving smoothly. Suppliers are delivering supplies consistently. Ye sab kar sakta hai. So that's something that, anyone needs to do despite their budget. और फिर अगर 1 million वाला बंदा है, he should open in a location that has high foot traffic, like Karama, like Marina. Of course, Marina should not be like a Indian food. It should be some other kind of food. Or in a place like Academic City, Academic City, Knowledge Park हो गया, Knowledge Village हो रहा था. Knowledge Park, जहाँ पर he can open 5-6 locations at a low price and serve food to students at a good price. So someone who opens with 1 million needs to have good food and good unit economics. His pricing needs to be a bit more reasonable because you're looking at opening in lower income areas, which is Karama or even these universities. So as opposed to someone who's opening with 10 million, he can open in like a fancy location and he can charge more for his food. But if you're getting a lot of foot traffic, a lot of volume, and a lot of people buying your food at even these low income areas, you can do better than the other guy who's in one location. Also ये बात होता है कि जब foot traffic ज़्यादा है, volume ज़्यादा है, तो the word also spreads more. And you can then raise investment or get franchises to open second, third, fourth locations, and down the line. So it's not like within 1 year you're gonna beat the 10 million guy. But if you're looking at a 5-year scope, then you are likely. बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब और यहाँ पर लोकेशन ऐसे बंदे से पूछना कि भाई जिसको दुबई के ज्योग्राफी के बारे में पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है कि जो रियल एस्टेट में जो कुछ लोग होंगे, अगर वो उसे बेचना चाहे तो आपको कुछ भी चीज़ बेच सकते हैं, है ना. तो मतलब अगर कोई किसी से आप एडवाइस ले रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसको नॉलेज होनी ज़रूरी है. बिल्कुल. Take a place like JLT. JLT before COVID used to be a place with mostly families and high income earners. Demographics have completely changed of JLT now. JLT has become like an executive place, a lot of shared residences, shared apartments. और लोग सोचते हैं क्योंकि वो थे दुबई में, let's say 2010, 2012 when JLT was the area to be, and they still think अच्छा JLT का वही purchasing power है. नहीं है. If you open a restaurant in JLT now, you have to tweak it a lot, and that's just a matter of 5 years. It's not like a long time. Pre-COVID, post-COVID, बहुत बदला है a place like JLT. So when you open a restaurant, you need to be very, very smart and aware about the people you're serving to. Very smart, very aware. मुझे आप क्लाउड किचन के बिजनेस के बारे में बताओ. मतलब दुबई के क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में. पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी, मतलब तो इसके बारे में कुछ बताइए. और अगर आपके पास 1-2 क्लाइंट्स हैं क्लाउड किचन के, तो आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं, ये सब मुझे बताइए. I'll tell you. तो एक तो है कि around 70% of the cloud kitchens we've worked with have shut down in lesser than a year. Unfortunately, and it's nothing that we can do because हमारा तो primary job होता है marketing and थोड़ा सा हम restaurant consultation भी करते हैं. I mean, no, we do restaurant consultation, but our main thing is marketing. But anyways, I'll tell you what differentiates the 30% from the 70%. Cloud kitchens is about unit economics. It's all about how much food. It's like when you think of a restaurant, you don't think of a factory. You think of someone artisan, पीछे chef बैठा हुआ है, he's working so hard to make food and serve you and you're enjoying that food. Cloud kitchens are not that. Cloud kitchens, the smartest operators I know. I know one guy, he used to run a restaurant in Dubai for 10-15 years. He's in the industry, and then he closed, and then he left and he made his own cloud kitchen. The smartest people like him, what they do, they have like
10 ingredients and they're running 5 brands out of that. What this means is that you have to be smart in the way that, you have to see कि देखो मेरा 10 ingredients is an exaggeration, but you have to know कि देखो I have this many ingredients, how many dishes can I make out of it in the most effective manner without the customer feeling like this is the same thing again and again. समझ में आया? So that is the key thing. Like, when a restaurant is operating a cloud kitchen, he needs to be very effective with his menu. कि मेरे पास, because again, it's about unit economics. If you're ordering 5 ingredients in high quantities, you're getting a lower price for it. And everything you sell on aggregators, because if you're doing it through Cloud Kitchen, you're only selling it on Talabat. You're not selling it directly to the customer, right? Everything you sell, Talabat is taking 30% of that. So how do you make money from that? You have to make sure that your food costs are not at an average of 30%, but even lower at 20, 10, 15%. How do you take your food cost to that amount? By being very smart about your menu, how your menu has been created. And then the best cloud kitchen operators, from one kitchen they're running 5 brands, and they're kind of selling the same thing across the brands with small tweaks on it. And that's the best way, because then if you have 5 brands, you get the most eyeballs on these aggregator platforms. तो लोग तुम्हें देखते हैं ज़्यादा, people see you more and people order from you more. So when it comes to cloud kitchens, the people who do well are those जो they are very smart in their back end. उसकी माने हुआ, I'll give you an example. Let's say you're a sushi shop and you're selling 30 kind of sushis: salmon, tuna, prawn mein prawn raw, prawn cooked, prawn tempura, dynamite prawn. That's 4 prawns. And you're selling salmon mein cooked salmon, spicy salmon. It goes on. Let's say you're adding 5 more fish dishes. तुम्हारा cost कितना हो जाता है? Let's say you're only selling 20 prawns a day, and you did not sell enough salmon. Then you get so much food waste, and that adds to your food cost. So it's better for a sushi operator to only focus on one thing. Maybe just be the prawn sushi restaurant, That way your food costs are reduced. You're not ordering salmon, which is going to waste, tuna, which is going to waste, very expensive fishes, very expensive meats. You're just ordering prawn. And prawn ka, you have the flexibility to make 4 kinds of prawn, so you can serve 4 kinds of customer with 1 raw ingredient. So is kind of thinking, say, if you apply it across all your menu, your food costs are going to go really low. And that is the differentiating factor between those who do well and those who don't, in my, what I've seen. दुबई में जो रेस्टोरेंट है वो हायरिंग के टाइम पे किस चीज़ का ध्यान रखें? स्टाफ को हायरिंग करने में किस तरीके के स्टाफ उनको देखना चाहिए? क्योंकि इनके रेस्टोरेंट्स की इनकम को 2x से 4x 5 6x लेकर जाए, कुछ आपके माइंड में कुछ चीज़ें हों कि किस तरीके का माइंड सेट होना चाहिए उन लोगों का? I think again, it depends on the restaurateur. If you're very involved and you're in your restaurant every day, you need to hire people that you can trust. क्या होता है यार, देखो लाइफ में, whether you're hiring, whether you're meeting friends or going on a date trying to find a wife or something, एक चीज़ होता है, बस vibe बन जाता है. It's your gut feeling कि हाँ इसके साथ it will work. Like if I hire this guy, I feel like it's gonna work. उसका resume might be great. He might have worked in 10 other restaurants. But if you sit down with him and you talk to him and you feel like, यार ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, like you don't have a good gut feeling, it's not gonna work. So I know this is probably not the answer you want to hear, but if you're hiring like on a perspective of, like if I was thinking of hiring for my team, not my restaurant, my agency, I always look at, do I connect with this guy? So I feel like a lot of restaurant owners are very numbers driven, hote hain, the good ones. But also I find this very unique about restaurant owners. They're very driven by their instinct, driven by their gut. क्योंकि खाना ऐसा चीज़ होता है जो उसमें passion होता है ना. So if you like it, you like it. And people who are in the restaurant industry tend to be that, you can say, a bit passionate or a bit like trusting their instincts. तो जब hiring भी होता है, they hire with that thought process in mind. They hire with their instinct. And I think that's a good thing to do generally if you're very involved. Now, if you're not a very involved one, you're like, the 10 million guy like you talked about, and you just have a recruitment agency hiring, then, it depends on your experience, your CV, how many years you've worked in Dubai. Dubai experience is important because Dubai mein, how you talk to people is different than how you talk to people in India. यहाँ हर तरह के लोग होते हैं. In one kitchen, you'll be working with the Nepalese, you'll be working with the Indian, you might be working with the Arab guy as well. So how are you going to communicate with everyone? Communication is an important thing in the restaurant industry. दुबई में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर
ग्रोथ के लिए क्या बेस्ट है? मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, F&B में जॉब कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? आज वो हायर हुआ है वेटर पे, स्टूवर्ड पे, वो क्या ऐसा करे कि आने वाले 10 साल में वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए? उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए एज पर यू? आई थिंक एक तो होना चाहिए, गोल होना चाहिए. बहुत लोगों का गोल नहीं होता है कि मुझे ये बनना है. उनका गोल होता है मुझे बस सैलरी मिल जाए और मैं जाके थोड़ा घर भेजूँ एंड मज़ा करूँ. आई थिंक फर्स्ट थिंग यू शुड हैव अ गोल कि मुझे 5 साल में ये बनना है. एंड द अदर थिंग इज़ यू शुड ओन द प्रोसेसेस. तो क्या होता है, वेटर्स को ये जॉब दिया जाता है, ये करो ये करो ये करो. एंड फिर सुपरवाइज़र भी होता है, इट्स अ बिगर रेस्टोरेंट के. सुपरवाइज़र मेक श्योर दैट द वेटर डज व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू. Now, if the waiter owns his work, he doesn't need a lot of supervision. Supervisors note that, managers note that, and that person is going to be the most likely one to be promoted to a supervisor. And then again, when you become a supervisor, you have your own things to do. So at the end of the day, it comes down to देखो, just do your work sincerely, own your work, like have pride in your work कि ये मेरा काम है, मुझे सही तरीके से करना है. And I feel like that is the biggest differentiating factor in Dubai. Look, Dubai is not a place like unfortunately like our home countries जहाँ favoritism matters a lot. Oh ये इसका बेटा है या ये caste का है या इस family का है. Dubai doesn't care about all these things. Dubai cares about one thing. Brutally, it cares about how effective you are as a person and how much money you're making the business. So if you are good at what you do, you will climb up in Dubai. डोनेट मीडिया के अंदर मिस्टर हमजा, आप कैसे हायर करते हो? किन लोगों को आप हायर करते हो? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बहुत जो आप कर रहे हो, F&B में जा रहे हैं आप, सही है, तो आप कैसे ऐसे लोगों को उठाते हो जो कि वो चीज़ का अंडरस्टैंडिंग है जिनको इस इंडस्ट्री की? आपका हायरिंग प्रोसेस क्या है? और इंटरव्यू वगैरह का किस तरीके से आप जज करते हैं कैंडिडेट को? तो देखो, before I hire, I try to run my business in a way that everyone has a specific position, a specific job role. ऐसा नहीं कि किसी को मैं hire करूँ, I'm giving him 5 different things to do. Okay. When I hire a videographer, his job is going to be just videos. He's not going to be doing photos as well, for example. If I hire a PR person, that person is just going to be focusing on, outreach, PR, things like that. I don't want them to then focus on social media management. So जब मैं hire करता हूँ, I try to look for specialists. I try to look for someone who's very good in that one thing that they do, because I'm hiring someone to do that one thing really well. So I want to see that he can do that. So जब creative industry होता है, I look at their portfolios. I see what kind of work they've done. I don't look at their education at all. I don't think that's too relevant. Education tends to be a good measure of the person's character and his personality. And that I think you get best when you meet them for an interview. तो इंटरव्यू में आई डोंट जज द पर्सन स्किल्स ऑलरेडी मैं जज कर लिया हूँ, पोर्टफोलियो से, सैम्पल वर्क दे के, ऐसे करके. जब इंटरव्यू में मिलता हूँ, आई ट्राई टू फिगर आउट, इज ही सिंसियर, is he gonna, like I said, own the process, do the job well. I try within my organization to like raise people instead of hiring managers, hiring a art director. Agar graphic designer hai to raise her to an art director position, as opposed to hiring an art director to manage her and then both of them leave in 2 years. It's better to have some graphic designer come, go to a bigger position and a bigger position and stay with me for a long time, as opposed to someone who just comes and goes. So and again, that mentality of someone who comes and goes is the employer's job. Like the employer has to make sure to provide an environment jahan wo employee aa rahi hai, and then she has position to grow and of course increase their salary too. तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि F&B इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जॉब ढूंढने का सही तरीका क्या है? हाउ दे कैन फाइंड जॉब इन रेस्टोरेंट एंड F&B? It's a tough question. I think if you are passionate about the F&B industry, you're not just looking at getting out of India and getting a job in Dubai. The easiest way to do is LinkedIn. LinkedIn में जो होते हैं restaurant operators, they're very active over there. उनको होना पड़ता है क्योंकि they are looking for franchises, they're looking for opportunities for their own business. So उन लोग बहुत and they tend to post very, like I said, these guys are a passionate lot. They tend to post very detailed, nuanced information about their business. तो मैं जानता हूँ कोई some operators who talk in great detail about all the fancy terms, which I'm not going to get into, of restaurant profit, food cost, yes, which I've covered a little bit, but they're even more knowledgeable than I am. If you, as someone who wants to get into the F&B business, you can go on their post and comment something which
makes sense to what they are talking about, they look at you. They want to hear from you, because F&B लोग भी ढूंढ रहे हैं passionate लोग को. They're not looking for, you know, just someone who will come and serve tables and move on. They also, every business values someone that can come, own the process, and then, you know, get into the next position. Perfect. So yeah, just go on LinkedIn, find these people, comment, connect, message, ask for a job. डोनट मीडिया किसके लिए है? Donut Media is primarily for restaurants, but we also work with non-F&B. But Donut Media is not. So our services are best suited towards someone who's already opened up, is already doing somewhat well, and they want to scale. इसके लिए हम आके we can provide them the best value. There are other agencies out there that can provide the best value for someone opening up and then going from 0 to 1. I think we provide value, the best value for someone going from 1 to 10 or 1 to 100. We provide that scale. तो हम क्या कर सकते हैं? We are best suited for someone who has a running business. They know who their customers are, and we as an agency, as a marketing agency, can find more of their customers and get those customers to come back again more by the right kind of messaging, right kind of ads, right kind of everything else. Someone who's going from 0 to 1 needs to focus more on their Implementation? What about implementations? Operations? Just to look. ऑपरेशंस हम इतना नहीं करते. हम F&B कंसल्टेंसी करना शुरू किए हैं मोर ऑन द एग्रीगेटर बेसिस. तो हेल्पिंग यू नो रेस्टोरेंट्स दैट डू रियली वेल ऑन डाइन इन, ऑन फुड ट्रैफिक, एग्रीगेटर माने फूड, ई कॉमर्स, नून, ये सब. वी हेल्प देम टू ऑल्सो स्केल देयर e-commerce basically. So by good pictures, good menu organization, combos creation, ads, ये सब हम करते हैं. We also help restaurants to do their branding, which is part of the 0 to 1 process. But in terms of you know, menu, hiring, we don't do that so much. Supply chain. आप चार्ज किस हिसाब से करते हैं? किस बेस पे चार्ज करते हैं आप? हम चार्ज करते हैं based on how many. So when it comes to regular marketing, we charge based on how many content shoots we are doing for them, and how many platforms we are managing for them. And if you're doing influencer marketing, Google ads, Meta ads, ये सब फिर अलग charge हो जाता है. But yeah, our pricing is fairly transparent. This is how much we charge for shoots. This is how much we charge for management. Now, if you're a restaurant that, like for example, going back to our Karama example. अच्छा हमजा, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. जिन लोगों को अभी रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं चलाने में या सोच रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे. और आपको कोई और डिटेल्स जैसे ईमेल एड्रेस, आपकी वेबसाइट, उसकी भी डिटेल मुझे आप दीजिएगा. अच्छा एक मिनट. One thing, देखो, we've talked a lot about running a restaurant, and I've talked a lot about the menu and the food costs and all this. This is not our key thing. हम ज़्यादातर marketing करते हैं. So it's more about not चलाने में, but बढ़ाने में. I don't know. Maybe my word is wrong. But to scale the restaurant. देखो, मेरे customers हैं, आ रहे हैं, but how can I go to the next level? ये हम करते हैं. क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अगर 2x पे फंसे हुए हो तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, है ना. सारा चीज़ इसी चीज़ पे इम्पोर्टेंट करती है कि जिस एजेंसी को आप हायर कर रहे हो, जिस कंसल्टिंग को आप वो कैसे उस बिजनेस को समझता है और वही बता पाएगा. अदरवाइज कोई डिजिटल मार्केटिंग की नॉर्मल कंपनी होगी, वो देखिए ऐड चलाओ, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करो. हाँ, सही है. इनको जेनरिक, जिसे कहते हैं ना, जेनरिक एडवाइस. बिल्कुल. आई थिंक द एडवाइस फॉर एनीवन वाचिंग दिस पॉडकास्ट इज कि अगर you're hiring anyone, whether it's my agency, some other agency, some agency, to go from 0 to 1, like I said, we are better from 1 to 100, not 0 to 1. They shouldn't be giving you generic advice. They should be asking you, what are you doing, what's your cuisine, where are you opening, who are you going to serve. कोई लोग होते हैं ना, I find these to be the worst kind of clients I get, जो बोलते हैं यार देखो मुझे हर किसी को दुबई में अट्रैक्ट करना है. भाई तुम नॉर्थ इंडियन सर्व कर रहे हो, इस लोकेशन में सर्व कर रहे हो. Who will, let's say तुम अरजान में हो, अरजान जानते हो ना, वो मिरेकल गार्डन वाला एरिया. कौन आएगा देरा से टू ट्राई योर फूड? Very unlikely. ठीक है, he will come once, maybe he'll come once in a month and he'll say like, wow, best food ever. But is he a recurring customer? Do you think a recurring customer will come from there every other day from you? और कोई लोग ऐसे भी कहते हैं यार देखो मेरा खाना ऐसा है, मेरे कस्टमर्स आते हैं अबू धाबी से. I'm like, ठीक है, what's the percentage of that? Not even 1%. But थोड़ा ईगो का बात हो जाता है. ओ हाँ, मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं, अबू धाबी से आ रहे हैं, शारजा से आ रहे हैं, सखैमा से आ रहे हैं. But these guys are not going to be a recurring customer. You should not be creating content on Instagram, on social media, marketing in all means
making food for these customers. You should be making food for the customers who are around you. How do you market to them? How do you set up a business for them? That is the kind of consultant you should be speaking to. दुबई में जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं हमजा जी को कांटेक्ट करिए. ओके, एंड थैंक यू सो मच हमजा जी, एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.